वेलकम बैक मेरे प्यारे साथियों। मैं जीत यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीत यादव फॉर जीएस में। आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज में आज हमारा चैप्टर है बक्सर का युद्ध, द बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था प्लासी के युद्ध के बारे में, जिसमें अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपनी साइड में लेके एक चाल चली थी और जो अवध का नवाब था उस टाइम पे सिराजुद्दौला, उसको हराकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। तो मेनली जो प्लासी का युद्ध था वो एक चाल चल के और एक धोखे से जीता गया युद्ध था। लेकिन जो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, ये भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था, क्योंकि इस युद्ध में कोई चाल नहीं थी और जो हमारे नवाब थे वो इनका एक अलायंस था, जो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत से युद्ध लड़ा था, लेकिन ये बाद में हार गए। और इसीलिए इस युद्ध को भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ कहा जाता है। बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था और यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय शक्तियों के संयुक्त गठबंधन के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष था। और जो ये गठबंधन था वो किस किस का था? तो ये गठबंधन था जो बंगाल का नवाब था उस टाइम पे, मीर कासिम, है ना, जिसको 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने उसकी कुर्सी से हटा दिया था। तो एक मीर कासिम था और जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। कौन था? शुजाउद्दौला। और तीसरा था मुगल सम्राट। ऑलरेडी मुगल सम्राट की शक्ति का पतन हो ही चुका था, लेकिन इन तीनों ने मिलके, इन तीनों का ये गठबंधन था, इन तीनों के सेनाओं ने और अंग्रेजी सेना से इस युद्ध में भाग लिया। इस गठबंधन जो था, इनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जब युद्ध हुआ तो ये लास्ट में जाके हार गए और ब्रिटिश जो शासन था, भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को प्लासी के युद्ध से भी अधिक मजबूती दी। क्योंकि प्लासी का युद्ध क्या है कि वो धोखे से जीता गया था, बट यहाँ पे पूर्णतः युद्ध हुआ था और जिसमें अरे अंग्रेजों का जो सर्वोच्च क्या बोलते हैं, स्थापित हो गया। इस युद्ध से जो अंग्रेजों का अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका व्यापार का जो सिद्धांत था, वो अभी पूरी तरह से एक राजनीतिक रूप में चला गया। अभी अंग्रेज पूरी तरह से राजनीतिक भूमिका में आ चुके थे आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। जैसा कि हमने प्लासी के युद्ध में देखा था कि 1757 में जब लड़ा गया था, उस टाइम पे वहाँ का जो नवाब था बंगाल का सिराजुद्दौला, उसको हराने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को कंपनी का नवाब बना दिया था। लेकिन मीर जाफर को इन्होंने इतना मजबूर कर दिया कि 1760 ईस्वी में, अक्टूबर 1760 में, उसने अपने दामाद मीर कासिम के लिए अपनी गद्दी को छोड़ दिया, क्योंकि वो अंग्रेजों की जो है ना डिमांड्स थी उनको पूरा नहीं कर पा रहा था। जब 1760 ईस्वी में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी, 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने विरोध किया। जब उसने अंग्रेजों का विरोध किया तो 1763 ईस्वी में मीर कासिम को वापस से अपदस्थ कर दिया और दोबारा 1763 ईस्वी में दोबारा मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। हम देख सकते हैं कि इस युद्ध के जो कारण थे वो था एक दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक मतलब एक तरह का व्यापार का परमिट जो टाइम टू टाइम अंग्रेजों को दिया जा रहा था, 1717 ईस्वी में जो दिया था। तो उस व्यापार के परमिट का ये लोग दुरुपयोग कर रहे थे। कौन? अंग्रेज। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था इस युद्ध का। और इसकी वजह से जो बंगाल का नवाब था
वो क्रोधित था, क्योंकि जो रेवेन्यू पार्ट था वो काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। और आप जानते हैं कि अंग्रेज उस राजनीतिक भूमिका में आने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे। दूसरा था व्यापार शुल्क, जो ट्रेड टैक्स बोलते हैं। तो मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों के लिए भी समाप्त कर दिया गया था, जिससे ब्रिटिश एकाधिकार को चुनौती मिलना शुरू हो गई। जो इनका जो मोनोपोली था अंग्रेजों का, उसको एक तरह से चुनौती मिली। एंड द थर्ड वन इज सैन्य आधुनिकीकरण। जो बंगाल की जो सेना थी उसको ट्रेन किया गया, जो वेस्टर्न जो सैनिक ट्रेन करे जाते थे उसकी तरह इनको ट्रेन करना शुरू किया, जिससे अंग्रेजों को क्या हुआ, एक आशंका पैदा हो गई कि कल की डेट में ये लोग हमारे ऊपर भी आक्रमण कर सकते हैं उस वे में जाके। अब जो ये अलायंस था वो अलायंस था मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय का। मीर कासिम जो 1763 ईस्वी में अपदस्थ कर दिया था अंग्रेजों द्वारा। तो 1763 ईस्वी में जब इसे इसकी गद्दी से हटाया गया तो इसने कहाँ पे शरण ली जाके, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास में। ठीक है। और जो शाह आलम द्वितीय था, जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, वो ऑलरेडी अवध में शरण लिए हुए था। सो यहाँ पे इन तीनों का जो गठबंधन था, इन तीनों की सेनाओं ने युद्ध लड़ा अंग्रेजों के साथ में। और वहीं पे जो ब्रिटिश सेना का लीडर था वो था मेजर हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? मेजर हेक्टर मुनरो। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था मेजर हेक्टर मुनरो। आपको पता है कि जो ब्रिटिश सेना थी उसकी संख्या कम थी। भारतीयों की जो सेना, तीनों का जो अलायंस था उसकी सेना की अपेक्षा अंग्रेजी सेना की संख्या बहुत कम थी। लेकिन वो जो सेना थी वो काफी ज्यादा डिसिप्लिन थी और आधुनिक जो हथियार थे उससे सुसज्जित थी। उनके पास आधुनिक हथियार थे, टैंक्स थे, बहुत सारी तोपें थी। लेकिन जो भारतीय सैनिक थे उनके पास में उन चीजों का अभाव था। और मुनरो की रणनीतिक कुशलता ने युद्ध के परिणाम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई बक्सर के युद्ध में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई सारे एग्जाम्स में आता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो वो कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो। यहाँ पे हम अगर सेना का कंपैरिजन करें तो ब्रिटिश सेना थी 7072। कितनी थी? 7072। और जो अलायंस था, जो भारतीय शासकों का अलायंस था, उस सेना की जो संख्या थी वो थी लगभग 40 से 50 हजार के बीच में। तो जो भारतीय शासक थे उनकी सेना लगभग 5 से 6 गुना बड़ी थी। लेकिन जो ब्रिटिश सेना थी वो डिसिप्लिन थी और उनकी रणनीति ने उन्हें जीत दिलाई। साथ ही जो उनके हथियार थे वो बहुत ही एडवांस लेवल के हथियार थे। हमारे पास उस टाइम पे इतनी ज्यादा मॉडर्न हथियार नहीं थे। युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। कहाँ पे हुआ था? बक्सर, जो कि वर्तमान में बिहार में है, गंगा नदी के तट पर। युद्ध बहुत भीषण था, लेकिन बहुत ही छोटा युद्ध था। गठबंधन सेनाओं के पास में बल ज्यादा था जैसा कि हमने देखा, लेकिन उसमें समन्वय की कमी थी। उसमें जो लीडरशिप था उसका अभाव था। दूसरी ओर ब्रिटिश सेना ने अपने तोपखाने और अनुशासित पैदल सेना का प्रभावी उपयोग किया। कुछ ही घंटों में, युद्ध के कुछ ही घंटों में गठबंधन की सेना तितर बितर हो गई और ये पूरी तरह से हार गए। युद्ध का परिणाम, आउटकम क्या हुआ कि गठबंधन की हार हो गई। संयुक्त सेना की करारी हार हुई। हताहतों की संख्या गठबंधन के पक्ष में अधिक थी, क्योंकि सामने वाली अपोजिशन में आधुनिक हथियार थे, मॉडर्न वेपन्स थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ गठबंधन की सेना को। वहीं पे नेताओं का पलायन शुरू हो गया। मीर कासिम जो था वो युद्ध के मैदान से भाग गया था
1777 ईस्वी में बाद में उसकी मौत होगी। वहीं पे जो शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था और जो शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था, इन दोनों ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध हुआ था अंग्रेजों के बीच और सामने थे बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट। युद्ध जीता अंग्रेजों ने। युद्ध के परिणाम में जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, वो युद्ध क्षेत्र से भाग गया। जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, इसने आत्मसमर्पण कर दिया। जो मुगल सम्राट था इसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध के बाद में एक इलाहाबाद की संधि हुई, जिस जिस इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट और अवध के नवाब से दो अलग अलग संधियां करी। एक जिसमें दीवानी का अधिकार था, वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो राजस्व था, जो रेवेन्यू जितना भी था, वो अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। सेकंड वन, जो अवध था, वो अवध को बफर स्टेट बना दिया गया और युद्ध के हार जाने के रूप में अवध को 50 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार को देने थे, ब्रिटिश सेना को देने थे। बफर स्टेट मीन्स एक तरह का न्यूट्रल पार्ट हो गया अवध। और आगे अगर अंग्रेजी जो बंगाल में अगर अंग्रेजी सेना को कोई भी युद्ध का सामना करना पड़ेगा तो अवध उसमें अंग्रेजों का साथ देगा। इस युद्ध के ऐतिहासिक महत्व क्या रहे, सिग्निफिकेंस क्या रहा कि ब्रिटिश जो शासन था वो एक तरह से पूरी तरह से ब्रिटिश शासन की राजनीतिक शासन की स्थापना हो गई भारत में, मुख्यतः बंगाल में। बक्सर के युद्ध ने उत्तर भारत में अंग्रेजों को निर्विवाद शासक बना दिया। अब वह केवल व्यापारी नहीं थे बल्कि शासक थे। सेकेंड वन इज आर्थिक नियंत्रण। जो दीवानी अधिकार थे, जो रेवेन्यू का अधिकार था, वो भारत का सबसे अमीर प्रांत था उस टाइम पे बंगाल, वो राजस्व सीधा चला गया अंग्रेजों के हाथों में। और तीसरा क्या था, मुगल सत्ता का अंत। मुगल सत्ता का अंत। जो उस टाइम पे मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, वो अभी सिर्फ कंपनी का पेंशनर, उसकी एक पेंशन मान दी, वो पेंशन उसको मिलती रहेगी, बाकी उसका कोई औचित्य अभी नहीं रहा। बक्सर के युद्ध के बाद में जो भारत का नक्शा है वो बहुत तेजी से बदला। जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए थे और अवध उसका एक अधीनस्थ सहयोगी बन गया था जो इनके अंडर काम करेगा। अंग्रेजों ने ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत करी, जिसको हम हिंदी में द्वैत शासन बोलते हैं, जिससे बंगाल की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। तो होता क्या है कि द्वैत शासन की प्रणाली में क्या हुआ कि जो राजस्व का अधिकार था, जो रेवेन्यू का पार्ट था, वो चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों। जो रेवेन्यू का पार्ट था, जो रेवेन्यू का पार्ट था, वो चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। और जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन का काम था, वो था नवाब का। मतलब अंग्रेजों को बिना जिम्मेदारी का सत्ता का दुरुपयोग करने का पूरा मौका मिल गया। बाद में 1772 ईस्वी में जो अंग्रेजों का गवर्नर बना वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने इसको समाप्त किया था 1772 ईस्वी में। और लास्ट में अगर इसका कंक्लूजन निकालें हम इस युद्ध का, तो वो सीधा सा है कि प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिश शक्ति के बीज बोए और बक्सर ने उस फसल को काटा, बक्सर के युद्ध ने। तो यही इस युद्ध का निष्कर्ष था कि प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिश शक्ति के बीज बोए और बक्सर ने उस फसल को काटा। मेनली इस युद्ध के बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, व्यापार के लिए आई थी, जो इसका काम था व्यापार करना, वो अभी पूरी तरह से राजनीतिक सत्ता में प्रवेश कर चुके थे। बंगाल के साथ साथ भारत की जो राजनीतिक सत्ता थी वो धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।
And if you like this video, please do subscribe, like, and share with your friends. Once again, thank you so much for watching my video. Thank you.